तो जनाब आली, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझना शुरू किया था और हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 3 पिलर्स हैं, 3 बेसिक पिलर्स, और जिसमें से हमने पहला पिलर जो है वो देख लिया था। पहला पिलर यानी इनकैप्सुलेशन। इसके अलावा 2 और पिलर्स हैं, इनहेरिटेंस जो कि आज हम देखेंगे, और पॉलीमॉर्फिज्म जो कि इंशाल्लाह हम अगली क्लास में बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो गुज़िश्ता लेक्चर में हमने देखा था इनकैप्सुलेशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीक़ाकार कुछ इस तरीके से होता है कि हम अपने जो क्लास के डेटा है हमारा, उसको हम प्राइवेट रख देते हैं ताकि नो वन एल्स कैन एक्सेस डायरेक्टली इट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। और if someone wants to access the data, he can use the getters and setters methods. getters और setters methods हम प्रोवाइड करते हैं। getters के थ्रू वो डेटा की वैल्यू उठा सकता है, डेटा मॉडिफाई करना हो तो setter को इस्तेमाल करता है। और हमने ये भी देखा था कि setter में हम कुछ चेक्स लगा सकते हैं डेटा को सेट करने से पहले, जिससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा डेटा जो है इनवैलिड स्टेट में नहीं जाता। डेटा को इनवैलिड स्टेट में जाने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा में मॉडिफिकेशन से पहले हम डेटा को चेक करते हैं कि डेटा जो है गलत वैल्यू तो नहीं रिसीव कर रहा। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि हम एक क्लास बनाते हैं और हम इस इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं ताकि ये आप लोगों को जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मैं एक जुपिटर नोटबुक स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, वैसे तो मैंने आप लोगों को जुपिटर नोटबुक पे ही काम करवाया है, बट आई होप कि जो है आप लोगों को जो है दूसरी आईडीईज़ पे जो है काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पाइचार्म पे भी काम कर सकते हैं, आप आइडल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है स्पाइडर है और बहुत सारी आईडीईज़ हैं पाइथन की, जिसको इस्तेमाल करके विजुअल स्टूडियो कोड पे आप लोग काम कर सकते हैं, या इवन यू कैन वर्क ऑन नोटपैड। सर ये जो स्पाइडर है उसमें और ये जुपिटर नोटबुक में दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा ज़रा समझा दें। मैंने देखा था उस पर काम करके तो वो उसका साथ साथ डिस्प्ले देता जाता है स्पाइडर में। स्पाइडर तो एक आईडी है, जुपिटर नोटबुक से काफ़ी मुख्तलिफ है। स्पाइडर में आप जो है पूरा प्रोग्राम जो है एक साथ भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, जबकि जुपिटर नोटबुक में तो आपके पास लाइन बाय लाइन जो है एक सिंगल इंस्ट्रक्शन जो है वो उसका आउटपुट साथ साथ दिख रहा होता है। स्पाइडर इज़ अ कंप्लीट जीयूआई, कंप्लीट आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें डिबगिंग वगैरह की फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। जबकि जुपिटर नोटबुक वो तो एक छोटा सा इंटरैक्टिव टूल है जिसमें आप जो है साथ साथ आउटपुट देख रहे होते हैं। तो लेट मी स्टार्ट द जुपिटर नोटबुक। Sir, VS Code is also a good option, sir. या यू कैन यूज़ वी एस कोड एज वेल। आप वी एस कोड पे काम करना चाहें तो ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हमारा काम हो जाए। ठीक है, जो आईडी आपको फिजिबल लगती है यू कैन वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर आईडी। ठीक है, जो आपको जो है अच्छी लगे। तो जो मेरा नोटबुक जो है थोड़ा सा टाइम ले रहा है स्टार्ट होने में।
तो एक हम जो है नोटबुक बनाते हैं। तो आज है 20 मार्च। एक क्लास बनाते हैं हम। ठीक है, और इसमें हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अंडरस्कोर इनिट सेल्फ एक्स और सेल्फ डॉट वाई दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे। अब दो तरीके हैं, या तो हम इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दें 0 0, ठीक है, और एक हम सेटर बनाते हैं एक्स का। सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, गेट का मेथड बनाते हैं। ओके, एक्स को रिटर्न करेगा, ठीक है। हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ एक्स इज लेस देन 0, तो हम जो है एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, ठीक है जी। अगर एक्स नेगेटिव आ रहा है पॉइंट में, हम सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स देखना चाह रहे हैं, तो हम जो है एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नया तरीका आप लोगों ने देखा होगा। अगर एक्सेप्शन आ रही है तो आप एक्सेप्शन को रेज भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये गलत वैल्यू आ रही है तो आप एक्सेप्शन रेज कर दें। तो मैं अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पी, और एक्स करता हूँ मैं, और मैं वैल्यू देता हूँ -3। तो ये देखा आपने, नेगेटिव पे इसने एक्सेप्शन दे दी, ठीक है। ये आप लोगों ने शायद पहली बार देखा हो कि हम जो है खुद से भी एक्सेप्शन को रेज कर सकते हैं। अगर मैं इसको पॉजिटिव वैल्यू दूंगा पॉइंट को, तो पॉजिटिव वैल्यू चले गई, ठीक है। इसी तरीके से y के लिए भी हम जो है एक जो है y के लिए एक मेथड बना लिया सेट करने के लिए, ठीक है जनाब। x और y दो पॉइंट्स, हमने दो वैल्यूज हैं x और y जो कि मिलके एक कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर रही हैं, राइट। और अगर मैं चाहूँ पॉइंट को प्रिंट करवाना, मैं किस तरीके से प्रिंट करवा सकता हूँ? प्रिंट में जाके मैं p डॉट गेट एक्स और गेट y, ठीक है जी। 3 और 9 इस पॉइंट
पी के अंदर जो है मेमोरी में लेट मी वाइट बोर्ड में शेयर कराता हूँ आप लोगों से और उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वाइट बोर्ड का ऑप्शन होगा, या चले इसको जो है पावर पॉइंट पे ही देख लेते हैं। तो जनाब हो ये रहा है कि जब आपने एक पॉइंट बनाया तो ये पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो है मेमोरी में जो है जगह बन गई जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हमारे पास पी के नाम से एक इंस्टेंस वेरिएबल है जो कि इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है। ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है मेमोरी में कहाँ पड़ा हुआ है, जिस जगह पे पड़ा हुआ है उस जगह को कहते हैं हम हीप। ठीक है, क्या कहते हैं, हीप, क्योंकि ये डायनामिकली बन रहा है। जो नॉर्मली हम वेरिएबल्स बनाते हैं पाइथन के अंदर, अभी तक आप लोगों ने जो फर्स्ट कोर्स में पढ़ा था, आपने एक इंटीजर बनाया, एक आपने फ्लोट बनाया, एक आपने बूलियन बनाया, वो स्टैक के अंदर जा रहा था। ठीक है, वो वेरिएबल्स जो है स्टैक के अंदर बन रहे थे, जबकि ये वेरिएबल्स जो है, जो ऑब्जेक्ट है, ये हीप के अंदर बनता है, डायनामिक बनता है। स्टैक के अंदर जो है वैल्यू टाइप वेरिएबल्स होते हैं और हीप के अंदर जो है रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स होते हैं। इसका फ़र्क क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। रेफरेंस वर्सेस वैल्यू टाइप्स। ठीक है, इसका मैं भी आप लोगों को डिफरेंस क्लियर करता हूँ। तो आते हैं हम, तो जनाब देखिए, बड़ी ज़बरदस्त बात मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। मैंने लिखा n इज इक्वल टू p। ठीक है, अब मैंने कहा n डॉट सेट x, मैंने n का x क्या सेट कर दिया है, 8। p का x क्या था, 3 और y था 9। n का x मैंने सेट करा 8 और n का y मैंने सेट करा 4। मैं अगर p को प्रिंट कराऊं तो मुझे बताएं क्या वैल्यू आएगी, क्या 39 आएगी वैल्यू या 84 आएगी, ये मुझे बताइए स्टूडेंट्स। मैंने p का ऑब्जेक्ट बनाया और p को बराबर कर दिया मैंने, p की वैल्यू मैंने n में डाल दी p का ऑब्जेक्ट उठा के। अब मैंने जब n को चेंज किया और मैं p प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या होगा जी, एरर जी जी बताइए दुआ। सर, एरर आएगा। क्या आएगा, एरर आएगा? एरर क्यों आएगा? जी हाशिम, देखें एरर तो नहीं आएगा। एक ऑब्जेक्ट सर 8,4 आएगा। 8,4 आएगा, वेरी गुड। ठीक है, 8,4 क्यों आया? सर क्योंकि वो n आपने पीक वैल्यू दी थी और वो दोबारा से जो है आपने उसमें न्यू हाँ, अब देखें हो क्या रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये आपके पास p बना हुआ है,
और एक्चुअली हो क्या रहा है, पी रेफर कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया हीप में पड़ा हुआ है, इसमें एक्स और वाई है, ठीक है। अब जब मैंने पी और एन को उनको इस्तेमाल करते हुए असाइनमेंट की है, तो एन जो है वो पूरी कॉपी नहीं बनाएगा, बल्कि एन भी जो है इसके ऑब्जेक्ट को रेफर करने लग जाएगा, ठीक है। जब पी को उठा के आपने एन में डाला ना, तो कॉपी नहीं बनी है, ये वैल्यू टाइप वेरिएबल्स नहीं है, ये रेफरेंस टाइप वेरिएबल है। पी पहले रेफर कर रहा था इस ऑब्जेक्ट को, इस पूरे ऑब्जेक्ट को पी रेफर कर रहा था। अब इस एन भी पूरे रेफर कर रहा एन भी सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ही कॉपी है, दोनों एक ही को रेफर कर रहे हैं। अब जब एन के थ्रू आपने इसको चेंज किया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो वही है, पी भी इसी को रेफर कर रहा है, तो पी की वैल्यू जो मिलेगी पी को भी वही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। पी और एन एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स। जी कोई क्वेश्चन है? पी और एन जो है एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं आप लोग? जी स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ लें आप लोग। जबकि मेरे पास एक वेरिएबल है, लेट्स सपोज एक वेरिएबल ए है, ए में वैल्यू 3 डाल दी मैंने, और बी बराबर कर दिया मैंने ए के, ठीक है। अब बी में वैल्यू मैंने 7 डाल दी, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं पहले। ए 3 होगा और बी जो होगा वो आपका 7 आएगा। अभी पहले क्या प्रिंट होगा, ए और बी मैंने बराबर कर दिए, ठीक है, तो क्या आएगा 3 3, लेकिन मैंने बी को 7 कर दिया, तो क्या बी ए भी चेंज हो जाएगा क्या? सर नहीं, ए ए 3 होगा। चेंज नहीं, बी चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंस है रेफरेंस टाइप में और वैल्यू टाइप में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या डिफरेंस क्लियर कराया है, रेफरेंस टाइप एंड वैल्यू टाइप वेरिएबल्स, रेफरेंस टाइप वर्सेस वैल्यू टाइप वेरिएबल्स, ठीक है। तो रेफरेंस टाइप में क्या होता है, जब आप असाइनमेंट करते हैं तो वो शैलो कॉपीइंग होती है, सिर्फ रेफरेंसेस कॉपी होते हैं शैलो, जबकि इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू टाइप में वैल्यू पूरी कॉपी हो वैल्यू रही कॉपी और है, ठीक है, गुड। तो ये बात आप लोगों की समझ में आ गई। अब मैंने एक और चीज़ आप लोगों को बताई थी, अगर मैं इस पॉइंट, ये मैंने पॉइंट का क्लास बनाई है, ठीक है। मुझे इसको प्रिंट कराना हो, p इज इक्वल टू पॉइंट, और मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराऊं, प्रिंट p, तो क्या प्रिंट होगा? जी स्टूडेंट्स क्या प्रिंट होगा? इसका रेफरेंस प्रिंट होगा, ठीक है, इस क्लास का नाम और इसका हेक्स वैल्यू जो कि रेफरेंस है इसका, ठीक है। अगर मैं चाहूँ, जी सर हीप एड्रेस नहीं होगा। हाँ वही एड्रेस ही है, ठीक है ना, याद है ना एड्रेस, ठीक है। हेक्स हेक्स वैल्यू समझ ले बस, ये कोई हेक्स वैल्यू है। अगर मैं चाहता हूँ जब मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराऊँ तो इसकी पूरी डिटेल प्रिंट हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे करूँगा? याद है लास्ट क्लास में हमने किया था? जी स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने किया था ना, ये याद है आप लोगों को?
बताइए। नहीं है याद? ये तो याद होना चाहिए। तो हमने बोला था कि हम जो है मेथड को ओवरराइड कर देंगे। ठीक है, ये str मेथड कहाँ से आया? str मेथड से जो भी रिटर्न होगा, लेट सपोज मैं सिर्फ कहता हूँ इट्स अ पॉइंट। जब मैं p को प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा? इट्स अ पॉइंट। ठीक है, मैं p को प्रिंट करा रहा हूँ। जब मैं p को प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा या p के ऊपर मैं str का मेथड कॉल करूंगा, तो ये इंटरनली str के मेथड को कॉल करके उसकी वैल्यू जो भी रिटर्न हो रही है वो प्रिंट होगी। ठीक है, मैं यहाँ से पॉइंट की वैल्यूज रिटर्न कराना चाहूँ वो मैं रिटर्न करा सकता हूँ। तो जब मैं प्रिंट कराऊंगा p को तो क्या प्रिंट होगा? जो यहाँ से str से रिटर्न हो रहा है x और y की वैल्यूज। ठीक है, 0 0 है, जो कि अगर मैं इसको सेट कर दूँ p डॉट सेट x 9 p डॉट सेट y 10, अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो 9, 10। तो ये हमारा मेथड जो है str, ये कहाँ पे डिफाइंड है? जी मुझे बताइए, ये str क्या है? ये कौन सा मेथड है, कौन सी क्लास में डिफाइंड है? ये ओवरराइड कर रहे हैं एंड डिफाइंड इन ऑब्जेक्ट क्लास। तो पाइथन के अंदर हर क्लास जो है वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड होती है ऑब्जेक्ट क्लास। हर क्लास ऑटोमेटिकली चाइल्ड होती है ऑब्जेक्ट क्लास की। ठीक है, आ रही है बात समझ में? हर क्लास जो है ऑटोमेटिकली चाइल्ड होती है ऑब्जेक्ट क्लास की। आगे चले, ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स? जी जी सर। स्टूडेंट्स, सर क्लियर है। आगे चल, क्लियर है? अब एक मेथड बनाते हैं हम इसका। जो कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए काम आएगा। तो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? दोनों के x को माइनस करें, स्क्वायर करें, दोनों के y को माइनस करें, स्क्वायर करें, और ओवरऑल दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल लें। x माइनस क्यू डॉट एक्स। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस सेल्फ डॉट वाई माइनस क्यू डॉट वाई का स्क्वायर। ठीक है जी। और तो एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q बनाते हैं हम। Q डॉट सेट x 3, Q डॉट सेट y 4। ठीक है,
और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, पी डॉट डिस्टेंस टू। ठीक है, मैंने एक पॉइंट P लिया और P के ऊपर मैंने डिस्टेंस का मेथड कॉल किया, P डॉट डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो एक और पॉइंट Q से, इसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालो एक और पॉइंट Q से। तो मैंने इस P के मेथड को मैंने क्या पास किया है, एक और पॉइंट पास किया Q के नाम से। ठीक है, यानी मैं अगर इसको यहाँ पे बनाऊं, ये पॉइंट का ऑब्जेक्ट है P और ये पॉइंट का ऑब्जेक्ट है Q। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसमें एक मेथड है डिस्टेंस का, इधर एक मेथड है डिस्टेंस निकालने का, जो कि डिस्टेंस निकालेगा। और इसको मैं क्या पास कर रहा हूँ, इसको एक और पॉइंट दे रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए इसको एक और पॉइंट भी चाहिए, तो इसको मैं एक और पॉइंट दे रहा हूँ Q। तो ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल रहा है। ठीक है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है डिस्टेंस निकालने का तरीका, प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने यही काम किया है। एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट, उसका दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, तो दूसरा पॉइंट हमने एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया है। ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? इज इट क्लियर? जी माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? ये कंफ्यूजन है? सर जी ओवरराइड नहीं बताइए। करेगा, सर ओवरराइड नहीं करेगा उसको? नहीं नहीं, ओवरराइड थोड़ी हो रहा है, ये एज एन आर्ग्यूमेंट जा रहा है, सिंपल। ये पॉइंट, ये भी पॉइंट ही है ना, क्यू जो है ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, दोनों एक ही जैसे पॉइंट है, एक ही प्रॉपर्टीज है दोनों की ना, दोनों में एक्स और वाई आ रहा है, दोनों के एक्स को माइनस कर दो, दोनों के वाई को माइनस कर दो। ठीक है, जी सर सर। ठीक है, तो ये हमने जो है, अच्छा ये चीज क्या कहलाएगी, एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रख रहा है अपने पास, तो दैट इज समथिंग लाइक एसोसिएशन, इसको एसोसिएशन कहते हैं। तो इंशाल्लाह हम आएंगे इसके ऊपर। एक और पिलर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, इनहेरिटेंस है। थोड़ी सी बात इनहेरिटेंस पे कर लेते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या होती है स्टूडेंट्स, एक क्लास जो है किसी दूसरे क्लास को एक्सटेंड करे, इनहेरिट करे। जब वो क्लास किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करेगी तो वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज अपने पास इनहेरिट कर लेगी, उसकी सारी प्रॉपर्टीज उसको भी मिल जाएंगी, चाहे उसके डेटा हो, चाहे उसका बिहेवियर हो, ये सारी चीज़ें उसके चाइल्ड को भी मिल जाएंगी। तो सपोज करें
एक क्लास है हमारे पास शेप के नाम और इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम सेल्फ डॉट नेम, एक नेम का हम डालते हैं इसके अंदर, ठीक है, और दूसरा रखते हैं हम साइड्स। तो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट साइड्स इज इक्वल टू साइड्स, ठीक है। इसमें एक मेथड बनाते हैं एरिया निकालने का, ठीक है। अब क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट, इसमें कोई ऐसा काम नहीं है, तो हम जो है इसको कहते हैं पास। एरिया भी नहीं निकल सकता शेप का, ओके। आगे चलते हैं, मैं इस शेप का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, शेप s इज इक्वल टू शेप, और मैं कहता हूँ कोई मैसेज आया है, अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं कहता हूँ रेक्टेंगल, ठीक है, और रेक्टेंगल की 4 साइड होती है। मैं प्रिंट कराता हूँ एस डॉट नेम और एस डॉट साइड्स, ठीक है, रेक्टेंगल और 4। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जी स्टूडेंट्स, एग्रीड? आगे चले, बताइए मुझे। सर इसमें इनहेरिटेंस कब हुई? अभी कर रहे हैं ना, अभी सबर तो कर रहे हैं अभी तो मैंने कुछ भी नहीं करा है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं शेप से बनाते हैं एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, शेप। तो रेक्टेंगल जो है वो किसको एक्सटेंड कर रहा है, किसको इनहेरिट कर रहा है? सर शेप को। जी, अब हम लिखते हैं यहाँ पे इनहेरिटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो रेक्टेंगल ने शेप को इनहेरिट किया और इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है। अब जब इसका कंस्ट्रक्टर चलेगा तो हम कह सकते हैं पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करो और ऑटोमेटिकली जो है रेक्टेंगल ऑफ 4 पास कर दो, ठीक है। अब मैं जब रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। ये कंस्ट्रक्टर कितने आर्गुमेंट्स ले रहा है?
इनिट जो है ये 2 कितने आर्गुमेंट ले रहा है? 2 ये तो कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा ना, ठीक है, ये सेल्फ ले रहा है बस, वो तो हमें देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये इंटरनली जो पेरेंट को कॉल कर रहा है विद 2 आर्गुमेंट्स, अपने पेरेंट को जो कॉल कर रहा है, सुपर का मतलब है पेरेंट, पेरेंट। पेरेंट का इनिट कॉल कर रहा है और ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल और 4 पास कर रहा है, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या मैं इसका नेम प्रिंट करा सकता हूँ? यस सर, हो जाएगा। हो हो जाएगा जाएगा, वजह सर, वो रेफरेंस इनहेरिट सर किया है पेरेंट तो क्लास से सारी इनहेरिट हो गया प्रॉपर्टी है। है। पेरेंट से नेम आ जाएगा, ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है पेरेंट से साइड्स भी आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, ट्राइंगल भी शेप से इनहेरिट होगा। सर ये सुपर वाले पार्ट को फिर से एक्सप्लेन करिएगा, और सुपर के आगे आपको फिर से रेक्टेंगल और 4 साइड्स देने की क्या जरूरत थी, जबकि पेरेंट में ऑलरेडी डिफाइंड है वो? पेरेंट में शेप में कहाँ डिफाइंड है? इसको मैं अगर हटा दूँ, पेरेंट में कहाँ डिफाइन है कि ये जो शेप है ये रेक्टेंगल की है? जब आप कॉल करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल की शेप है, तो आप जो है इसके वेरिएबल के नाम को सेट करना पड़ेगा कि ये रेक्टेंगल है और इसकी साइड्स कितनी है, ठीक है। जी इसी तरीके से मैं अगर ट्राइंगल बना रहा हूँ तो मैं ट्राइंगल पे कॉल कर सकता हूँ सुपर डॉट इनिट और ट्राइंगल नेम जो है ट्राइंगल है और साइड्स कितनी है, 3 है। और अगर मैं इसमें तीनों साइड्स जो है ए बी सी तीनों लेना चाह रहा हूँ, या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये 3 चीज़ें हमें सेट करनी पड़ेंगी। सेल्फ डॉट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, सेल्फ डॉट बेस इज इक्वल टू बेस, सेल्फ डॉट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब मैं ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे कितने आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे? इसमें से देखें, चाइल्ड के अंदर पेरेंट हमने जो पेरेंट का तो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, ट्राइंगल और बेस, ट्राइंगल और नंबर ऑफ साइड्स तो हमें पता ही है, वो हमने पास कर लिया, लेकिन इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज हमें देना पड़ेगा। सर चिल्ड्रन ठीक है क्लास की देनी पड़ेगी। ना? 3, 4 और 5 मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो मैं अगर प्रिंट कराऊं टी डॉट मिसाल के तौर पर परपेंडिकुलर कितना है, ठीक है, टी डॉट बेस कितना है और टी डॉट हाइपोटेन्यूज कितना है, ठीक है, 3, 4 और 5। और मैं चाहूँ तो मैं पेरेंट की चीज़ें भी प्रिंट करा सकता हूँ, टी डॉट नेम डॉट नेम और टी डॉट टी डॉट साइड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें करा सकता हूँ मैं। क्लियर है? इट क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है स्टूडेंट। जी सर, क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं। रेक्टेंगल के अंदर मैं अगर, अच्छा, एरिया का मेथड मैं अगर कॉल करना चाहूँ टी डॉट एरिया, तो क्या कॉल हो जाएगा? सर हमने डिफाइन नहीं किया उसे, डिफाइन नहीं किया, सिर्फ चल गया नाम एरर। क्योंकि वो तो नाम तो दे दिया था ना हमने, लेकिन वो मेथड जो काम करना है, जो वर्क करना है, वो नहीं है। वो नहीं करा, अच्छा चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया फ्रॉम शेप, ठीक है। अब क्या होगा, क्या प्रिंट होगा? एरिया फ्रॉम शेप, हम्म, ठीक है।
एरिया फ्रॉम शेप, ठीक है। तो एरिया इज नॉट डिफाइंड इन ट्राइंगल। तो कहाँ से आया ये एरिया का? पेरेंट में डिफाइन किया हुआ ना, पेरेंट से डिफाइन किया हुआ है तो पेरेंट का मिल गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स? हमने जो है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये पेरेंट था, इसमें हमारे पास शेप में एरिया था, ठीक है। मैंने जो है ट्राइंगल बनाया, मैंने रेक्टेंगल बनाया, तो मुझे बताएं क्या इस ट्राइंगल में एरिया आ जाएगा? क्या इस रेक्टेंगल में एरिया आ जाएगा? जी बताइए मुझे स्टूडेंट्स, क्या इस ट्राइंगल में, इस रेक्टेंगल में एरिया आ जाएगा? जी बताइए ना। हाँ आ जाएगा सर। आ जाएगा ना, क्योंकि हमारी इनहेरिटेंस की बुनियादी डेफिनेशन ही यही है कि पेरेंट की सारी चीज़ें चाइल्ड को मिल जाती हैं, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं तो डिफाइन हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं इसको चलाऊंगा तो क्या प्रिंट होगा? सर ट्रायंगल को कॉल कर रहे हैं तो ट्रायंगल का मेथड होगा क्योंकि आपने ओवरराइट किया है। हाँ दैट इज ओवरराइडिंग, ठीक है। ओवररिडन शेप्स एरिया, ठीक है। शेप का एरिया हमने क्या कर दिया? रीडिफाइन कर दिया। अब मैं एरिया कॉल करूंगा तो ट्राइंगल का प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में? जी स्टूडेंट्स, मैं अगर एरिया कॉल कर रहा हूँ ट्राइंगल के ऑब्जेक्ट के ऊपर, ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसका पेरेंट शेप है, शेप में भी एरिया है। अब देखें हुआ क्या है यहाँ पे, इस डायग्राम में एरिया यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। एरिया यहाँ पे भी आ गया है, एरिया यहाँ पे भी आ गया है, ठीक है। तो कौन सा सर एरिया? सबसे जी सबसे बोलिए। लास्ट वाले मेरे ख्याल से चाइल्ड के प्रिंट करवा देगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। जो बिल्कुल बॉटम मोस्ट चाइल्ड होगा वो चलेगा, ठीक है। वेरी गुड। सर तो इसका पर्पस यही होता है कि सबसे बॉटम वाले को चलाएं। अगर मैं सारे चलाना चाह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप तो क्या टेक्निक होगी? हाँ अभी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर एरिया सबसे पहले कॉल होगा। मैं चाहूँ तो सुपर डॉट एरिया, ठीक है। अब मुझे बताएं क्या होगा? ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट बनाया, एरिया कॉल किया, तो सबसे पहले कौन सा प्रिंट होगा? ये एरिया चलेगा, ये वाला चलेगा ना, ये चलेगा तो ये ऊपर वाले एरिया को कॉल कर लेगा, पेरेंट के एरिया को, ठीक है। तो पेरेंट का एरिया चलेगा, पहले क्या प्रिंट होना चाहिए?
एरिया फ्रॉम शेप और फिर एरिया फ्रॉम ट्राइंगल। ट्राइंगल। ठीक है, आई बात समझ में पेरेंट को चलाने का क्या तरीका है? अब एक मेथड बनाते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, प्रिंट कराएगा नेम और ठीक है, और ट्राइंगल का भी एक मेथड बनाते हैं, प्रिंट डिटेल्स। ठीक है, अब ट्राइंगल को डिटेल प्रिंट करानी है अपनी, तो ट्राइंगल के अंदर शेप भी है, तो पहले शेप प्रिंट कराना चाहिए। ट्राइंगल में हम ये तो प्रिंट करा देंगे सेल्फ डॉट परपेंडिकुलर, सेल्फ डॉट बेस, सेल्फ डॉट हाइपोटेन्यूज, लेकिन हमें और भी तो चीज़ें प्रिंट करानी है, नेम और साइड भी, है ना। अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ टी डॉट प्रिंट डिटेल्स, तो क्या प्रिंट हो रहा है? प्रिंट अंडरस्कोर है। डिटेल्स और अच्छा, ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट नहीं बना है J345, लेकिन इसका नाम प्रिंट नहीं हो रहा, और नाम के अलावा इसकी साइड्स भी प्रिंट नहीं हो रही कि ये कौन सी शेप है और ये इसकी साइड्स कितनी है। वो कैसे प्रिंट करा सकते हैं आप? फिर कॉल करेंगे पेरेंट से, पेरेंट का कौन सा मेथड कॉल करेंगे? डिस्क्रिप्शन का। कैसे कॉल करेंगे बताएं मुझे, पेरेंट का मेथड कॉल करने का क्या तरीका होगा? सुपर डॉट डिस्क्रिप्शन। डॉट। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट हो गया? ट्राइंगल 3 और साइड्स भी आ गई इसके 3, 4, 5। ठीक है, इसी तरीके से रेक्टेंगल को भी कंप्लीट कर लेते हैं। फाइन प्रिंट डिटेल्स, ठीक है, सुपर डॉट, अच्छा हम सुपर ना भी लगाए ना तो फिर भी चलेगा, ये मैं लिखता हूँ, मेरा ख्याल है चलना चाहिए, जावा में तो चल जाता है। सेल्फ डॉट सब डिस्क्रिप्शन, और बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है तो हम डाल देते हैं रेक्टेंगल में भी ना। रेक्टेंगल में हम जो है सेल्फ डॉट, हाँ विड्थ और हाइट डाल देते हैं, सेल्फ डॉट हाइट इज इक्वल टू 0, और इसमें अगर मैं चाहूँ तो आर डॉट विड्थ इज इक्वल टू, करते हैं इसको, तो ये रेक्टेंगल हमारे पास प्रिंट करा देते हैं सेल्फ डॉट विड्थ और सेल्फ डॉट हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं, आर इज इक्वल टू, एक रेक्टेंगल बनाया हमने, ठीक है, आर डॉट विड्थ इज इक्वल टू 8, आर डॉट हाइट इज इक्वल टू 9, और आर डॉट प्रिंट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, rectangle has no attribute print description, print details है ना शायद। ठीक है, तो आपने ये देखा, मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट डिस्क्रिप्शन कॉल किया है, सुपर डॉट डिस्क्रिप्शन नहीं कॉल किया, हालांकि इसके अंदर डिफाइन नहीं है। डिस्क्रिप्शन का मेथड कहाँ डिफाइन है जी बताइए, डिस्क्रिप्शन का मेथड कहाँ डिफाइन है? सर पेरेंट का
पेरेंट क्लास में, तो ये कैसे चल गया? क्योंकि सर ये इसकी सेल्फ अपनी चीज बन गई ना। हाँ, हाँ ये इसकी अपनी चीज ही बन गई, पेरेंट की चीज इसकी अपनी चीज है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन पेरेंट में मौजूद है, तो पेरेंट का डिस्क्रिप्शन जो है इसको मिल गया है, वो चला देगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा एरिया को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। एरिया का मेथड जो है हम कहते हैं एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया का क्या तरीका कार होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट आप कर दो। बिल्कुल ठीक है। और ट्राइंगल का क्या होगा? 1/2 ऑन टू बेस अपॉन अल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड। ठीक है, तो रिटर्न 0.5 इंटू सेल्फ डॉट बेस इंटू सेल्फ डॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम जो है ट्राइंगल का एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ट्राइंगल, और इसको हमें क्या देना होगा? परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। तो 3 4 5 टी डॉट एरिया कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? 6। ठीक है, कैलकुलेट हो गया ये। तो कौन सा एरिया चलेगा? करंट वाला। चाइल्ड का एरिया चलेगा। हाँ बिल्कुल, उसी तरीके से रेक्टेंगल में हम करेंगे। रेक्टेंगल, और हम जो है 5,6 1, अच्छा अलग से हमें देना होगा। रेक्टेंगल और r डॉट विड्थ इज इक्वल टू 6, r डॉट हाइट इज इक्वल टू 9, r डॉट एरिया 54। ठीक है, तो ये हमने जो है कुछ बुनियादी चीज़ें कवर कर ली। ठीक है, यहाँ तक के बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? इसमें कोई इशू तो नहीं है? जी, मुझसे पूछ लें आप लोग अगर कोई इशू है आप लोगों को तो। जी स्टूडेंट्स, बताइए मुझे, कोई इशू है? सर जी हाशिम। जी जी हाशिम। ये पेरेंट को कब चाइल्ड में इन्वॉल्व करना है, कब नहीं इन्वॉल्व करना है, इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें, क्योंकि अगर सेल्फ से काम चलता है तो फिर जरूरी मतलब, क्योंकि पेरेंट अगर हम दे रहे हैं तो वो ऐसा मास्टर यूजर तो नहीं, मतलब प्रोग्रामिंग में शुड बी गिव पेरेंट और नॉट गिव अगर सेल्फ से काम चल रहा है। हाँ, तो इसमें देखें प्रॉब्लम से उस वक्त आती है जब आपके पास पेरेंट और चाइल्ड दोनों में एक ही नाम से वेरिएबल हो या एक ही नाम से मेथड हो। तो फिर आप सुपर से बताएंगे कि ये पेरेंट का है, और सेल्फ से बताएंगे कि ये चाइल्ड का है। ठीक है, एक ही नाम से। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, एक क्लास है, क्लास पर्सन। ठीक है, और मेरे पास कंस्ट्रक्टर है, इसमें मैंने बनाया सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, इक्वल टू नमाज। ठीक है, और एक क्लास बनाया मैंने स्टूडेंट, इसने पर्सन को एक्सटेंड किया, और इसमें बनाया मैंने सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट। ठीक है, मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट नेम।
ठीक है। अब मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के प्रिंट कराऊँ एज डॉट प्रिंट, तो क्या प्रिंट होगा बताइए मुझे। नुमान प्रिंट होगा या स्टूडेंट प्रिंट होगा? स्टूडेंट प्रिंट होना चाहिए। स्टूडेंट होना चाहिए ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ पेरेंट को प्रिंट कराना, पेरेंट का नेम जो है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे फिर? सुपर। सुपर। अच्छा, सुपर जो है इसमें ब्रैकेट के साथ लिखते हैं। क्या हो गया? सुपर डॉट। अच्छा, मैंने यहाँ पे पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी कॉल नहीं किया था ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट करके भी है ना सर? जी जी, सुपर के अंदर नेम है तो सही। ठीक है सर, समझ आ गया, पर्पस समझ आ गया मुझे। हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। सुपर हैज नो एट्रीब्यूट नेम, ये आई डोंट नो क्यों मसला कर रहा है अभी। बार इसको देख लिएगा, कॉन्सेप्ट यही है। आप जब एक ही नाम हो ना तो फिर आप जो है सुपर यूज करेंगे या सेल्फ यूज करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए। अच्छा जी, अब आते हैं, थोड़ी सी स्लाइड्स देख लेते हैं क्या चीज़ें रह गई हैं। तो इनहेरिट करने का तरीक़ाकार समझ में आ गया, ठीक है। एक और चीज़ है क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल, उसका डिफरेंस मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा। क्लास वेरिएबल्स वर्सेस इंस्टेंस वेरिएबल्स, जिसको जावा में स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं, वो क्लास वेरिएबल्स हैं। तो मैंने अगर लिखा क्लास स्टूडेंट, ठीक है, नेम इज इक्वल टू नेम। अब मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बल्कि मैं ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। एस डॉट नेम इज इक्वल टू अली, ठीक है। और मैं प्रिंट कर रहा हूँ एस डॉट नेम, तो क्या प्रिंट होगा बताइए जी अली स्टूडेंट। प्रिंट होगा। अली प्रिंट होगा। मैं बी के नाम से एक स्टूडेंट बनाता हूँ, बी डॉट नेम इज इक्वल टू बख्तावर, ठीक है। अब मैं एस डॉट नेम और बी डॉट नेम प्रिंट कराता हूँ, तो क्या प्रिंट होगा? एच में अली है और बी में बख्तावर है। ठीक है, तो अली और बख्तावर, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, ये क्योंकि नेम जो है यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल है, नेम इज इंस्टेंस वेरिएबल या मेंबर वेरिएबल कह लें, ऑब्जेक्ट वेरिएबल कह लें, मेंबर वेरिएबल, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल भी कह सकते हैं। अब देखें, सही।
मैंने जो है यहाँ पे सेल्फ के थ्रू इसको एक्सेस नहीं किया है, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट एस डॉट नेम करूँ तो क्या प्रिंट होगा? सर जी, शुरू में तो टेस्ट ही आएगा। टेस्ट आएगा ना, हम्म, ठीक है, गुड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट का नाम प्रिंट कराता हूँ, तो क्या प्रिंट होगा? अच्छा, नाम टेस्ट ही आएगा यहाँ पे भी। टेस्ट आया, ठीक है। एस डॉट नेम इज इक्वल, अच्छा एक और काम करता हूँ, एक और स्टूडेंट बनाता हूँ, ठीक है। बी डॉट नेम करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा? टेस्ट ही प्रिंट होगा, ठीक है। बी डॉट नेम इज इक्वल टू मैं आसिफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं प्रिंट कराता हूँ बी डॉट नेम और एस डॉट नेम, क्या प्रिंट होगा? आसिफ और टेस्ट। आसिफ और टेस्ट, अच्छा। आसिफ 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 और टेस्ट, आसिफ आसिफ होना चाहिए था उस स्टूडेंट, लेकिन हुआ कुछ इस तरीके से है। क्योंकि सर आपने ऊपर उसको ग्लोबल डिफाइन किया हुआ क्लास के नेम को, क्लास का नेम जो है टेस्ट है, ठीक है। आप मैंने उसको ओवरराइट नहीं कर रहे। मैंने जो है इसको नेम प्रिंट कराया टेस्ट, ठीक है। ग्लोबल और डिफाइन समझा दूँ, मतलब अब जो आपने टेस्ट लिखा है एस इज इक्वल टू स्टूडेंट और बी इज इक्वल टू स्टूडेंट, इनमें डिफरेंस क्या है जी? हाँ, मैं एक सेकेंड में भी बताता हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने नेम बनाया, अब मैं प्रिंट कराता हूँ स्टूडेंट डॉट नेम, तो क्या प्रिंट होगा? मैंने कोई टेस्ट। ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट, ठीक है। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ए इज इक्वल टू स्टूडेंट, अभी मैंने जो है ए डॉट नेम प्रिंट कराया तो टेस्ट प्रिंट होगा, ठीक है। एक और स्टूडेंट बनाता हूँ बी इज इक्वल टू स्टूडेंट, ठीक है। बी डॉट नेम प्रिंट कराऊंगा तो फिर भी टेस्ट प्रिंट होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू असद, स्टूडेंट का नाम चेंज किया मैंने, तो ए का नाम क्या हो जाएगा और बी का नाम क्या हो जाएगा? असद असद। ठीक है। एक्चुअली वो ये रहा है, जो इंस्टेंस वेरिएबल है, अगर ये इस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल होता नेम, तो ए के लिए अलग होता, बी के लिए अलग होता नेम, ठीक है। ये इंस्टेंस वेरिएबल के केस में, या इन्हें मैं इसको चेंज करूंगा तो ये चेंज नहीं होगा, ये इंस्टेंस वेरिएबल के केस में। लेकिन क्लास लेवल वेरिएबल के केस में क्या होगा, ये क्लास के लिए कॉमन है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो या ये ऑब्जेक्ट हो, ये एक ही है नेम, ठीक है। मैं इधर से चेंज करूंगा तो इधर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही कॉपी है,
ठीक है, पूरी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स बन जाए वो क्लास लेवल है, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा क्योंकि वो क्लास का वेरिएबल है, वो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं है। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट बन जाए मैं जब चेंज करूंगा तो वो, क्योंकि वो क्लास का वेरिएबल है तो क्लास के लिए वो सेम ही रहेगा चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट बन जाए। तो यहाँ पर मैंने जो है स्टूडेंट का नाम जो है क्लास लेवल वेरिएबल बनाया है, नेम। ठीक है, अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया उससे चेंज करूंगा तो दूसरे ऑब्जेक्ट वही रहेगा। ठीक है जी, सर क्वेश्चन लोकल दे देते ग्लोबल हैं। आपकी आवाज़ कट रही है बेटा, आप चैट पे टाइप कर दें या तो अगर कोई आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो। जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि लोकल एंड ग्लोबल फंक्शन में डिफरेंस बता दें। लोकल और ग्लोबल फंक्शन में एक्चुअली वो थोड़ा सा जो है आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। मैं क्लास के आखिर में देखता हूँ, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जी सर। या मैं जो है फिर कोई वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि डेट कुड बी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। तो क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल का फर्क। सर एक क्वेश्चन था, जैसे लोकल और ग्लोबल में जैसे आपने स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर किया था क्लास वेरिएबल को, ये ग्लोबली डिक्लेयर होगा या लोकल भी कर सकते हैं? क्लास के अंदर होगा, ग्लोबल लोकल की बात नहीं है, ये क्लास के अंदर होगा। ठीक है, ठीक है सर, यानी इसका एरिया एक्शन जो है सेम रहेगा, मतलब ग्लोबल में होता है ना कि वो मेथड से बाहर डिक्लेयर किया जाता है जस्ट क्लास में, और लोकल को फिर विद इन मेथड्स होता है। जी, ये जो है विद इन दी क्लास होगा। ठीक है, विद इन दी क्लास, इसका स्कोप जो है पूरी क्लास के अंदर होगा। ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो हर जगह से एक्सेस हो सकते हैं, लोकल वेरिएबल्स सिर्फ मेथड के अंदर एक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं सर मैं यहाँ ये क्लियर कर रहा था, क्लास में इसको डिक्लेयर करके फिर मेथड में डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है क्लास वेरिएबल को। जी। अब एक कॉन्सेप्ट आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। सर मुझे सिर्फ ये नहीं समझ आ रही कि स्टूडेंट की जो एट्रीब्यूट थी नेम, वो आपने क्लास के बाहर किस तरह एक्सेस कर लिया है, मतलब आप क्लास के बाहर से किस तरह चेंज कर रहे हैं उसको, तो वो लोकल ग्लोबल में एरर देना चाहिए था आपको। देखिए, ये स्टूडेंट के अंदर नेम जो है ना, इसको एक्सेस करने का तरीका जो है, इट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग क्लास नेम। क्लास नेम के थ्रू ये एक्सेस हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने स्टूडेंट डॉट नेम करके एक्सेस किया है। ठीक है, ओके, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया बगैर एक्सेस किया। ठीक है, ठीक है। तो बनाए बगैर एक्सेस कर लिया, अभी ऑब्जेक्ट बना नहीं है, ये उससे पहले से मौजूद है, इसकी खूबी है। अब थोड़ा सा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। जी बोले। सर ये जो आपने क्लास अभी आपने कमेंट लिखा है कि स्टूडेंट को एक्सेस किया है, ये सर लोकल फंक्शन में आएगा या ग्लोबल फंक्शन में, क्लास स्टूडेंट वाला? देखिए, लोकल और ग्लोबल जो है ना वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इसका स्कोप जो है क्लास के अंदर है। ठीक है, तो इट इज, होल क्लास इसके एक्सेस। पास जो है ज़्यादा, इसके पास थोड़ा सा जो है लोकल के मुकाबले में ज़्यादा एक्सेस है, लेकिन ग्लोबल से थोड़ा सा कम जो है इसका स्कोप है। लोकल से ज़्यादा है, ग्लोबल से थोड़ा सा कम स्कोप ठीक है सर। है। तो मिसाल के तौर पर मैं, चलें लोकल और ग्लोबल का भी आपको बता दूं, कंफ्यूजन हो रही है तो एक मेथड है एफ। ठीक है, और एक मेथड है जी। मैं जो है इसमें ए इज इक्वल टू 9। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट ए कर रहा हूँ।
तो मैं f को कॉल करूँगा तो क्या a प्रिंट हो जाएगा? हो जाएगा। 9, ठीक है। अब मैंने a को 3 कर दिया, ठीक है, और इसको दोबारा से चला रहा हूँ ना मैं, ठीक है। मैं जो है उसके बाद a को प्रिंट कराता हूँ, तो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी मुझे 3 बताइए? 3 हो जाएगी। क्या ये a जो है ये यही वाला a है? ये दोनों सेम a है? नहीं, जब मैंने इस a को 9 कर दिया और फिर मैंने प्रिंट कराया तो क्या प्रिंट होगा? ऊपर वाला ए हो रहा है करंटली, क्योंकि वो ग्लोबली डिफाइंड है। लोकल जो है वो विद इन द ब्लॉक ऑफ कोड होता है। एरर दे दिया इसने, ठीक है। एरर क्यों दे दिया इसने? ये जो a है इसको मिल ही नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा ये a जो है ऊपर वाले a को रेफर कर रहा है। अब a क्या हो जाएगा प्रिंट? 3 हो जाएगा, क्योंकि ये a जो है ना, जब मैं a = 3 कर रहा हूँ तो ये इस वाले a को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। पहले जो था ना, अगर मैं इसको हटा दूं, अब ये a जो है ये अलग वेरिएबल है, ये a अलग वेरिएबल है, ये लोकल है, हियर a इज लोकल, ठीक है। ये लोकल वेरिएबल है और ये जो है इसको हमें ग्लोबल चाह रहे हैं बनाना, ठीक है। ये लोकल वेरिएबल है, तो ये लोकल वेरिएबल a की वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें वैल्यू तो कोई डाली नहीं है। इस a का स्कोप जो है, इट्स स्कोप इज विद इन f, ठीक है। लेकिन आप जो है इसको वैल्यू डाली ही नहीं है आपने a के अंदर और आप उसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं ग्लोबल बना के आपको दिखाता हूँ ग्लोबल बनाने का क्या तरीका होगा। ग्लोबल बनाने के लिए मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है, ग्लोबल a, और फिर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो here a is global now, ठीक है, और its scope is outside f as well, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा, ये जो है ना, ये इसका स्कोप f से बाहर भी हो गया। I hope I have make it clear, ठीक है। लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। आई होप कि जो है आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी, लोकल और ग्लोबल का फर्क समझ में आ गया। सर एक सवाल था सर, जैसे इसमें ग्लोबल तो प्रिंट कर रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि अच्छा मगर 3 क्यों प्रिंट कर रहा था? वो तो लोकल था ना, और प्रिंट ए आपने उससे ऊपर ही लिखा हुआ था जो =3 को डिक्लेयर किया था, तो 3 को तो ये प्रिंट नहीं होना चाहिए है ना। प्रिंट ये पहले पाइथन लिखा जो हुआ है था थोड़ा सा और जो है ना, ए बाद में डिफाइन हुआ था। हाँ ये पाइथन जो है ना उसको जो ग्लोबल अज्यूम कर ले रहा था यहाँ पे, आपकी बात सही है। अभी जावा में तो नहीं होता सर, इसको ग्लोबल बना दिया था सर जावा अगर होती तो 3 प्रिंट नहीं होता उसमें। जावा में जो है वो बाहर वाले को ही ले लेता, ठीक है, वो 9 ही प्रिंट होता। अभी मैं चलाऊंगा ना इसको तो ये क्या हो जाएगा, मैं अभी ये पाइथन कर लेता है इसको हैंडल ना, तो ये 9 प्रिंट कर लिया इसने, ग्लोबल अज्यूम कर लिया। लेकिन जो है जब मैं इसमें बाहर प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ ना यहाँ पे, और असाइनमेंट करने की कोशिश जो यहाँ पे हो रहा है ऊपर, तो फिर वो जो है बोल रहा है कि इसको ग्लोबल लाजमी डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। ये मैं ग्लोबल हटा दूंगा ना फिर नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे इसने ग्लोबल बना लिया है, ठीक है। ये पाइथन जो है थोड़ा सा अपनी जो है इंटेलिजेंस जो है कंपाइलर इंटरप्रेटर जो है उसका
वो बाज़ जगहों पे जो है अपनी थोड़ी सी जहानत को इस्तेमाल करते हैं, वो अज्यूम कर लेता है कि अच्छा ये ग्लोबल बंदा बनाना चाह रहा है इसको। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये एग्जांपल थी ना यहाँ पे, ये जो है मैं इसको बता देता हूँ आपको। ये है, अब मैं F चलाऊँगा तो मैंने ग्लोबल डिक्लेयर नहीं किया है इसको, लेकिन जो है ये अज्यूम कर रहा है कि ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, ये थोड़ी सी इंटेलिजेंस है पाइथन के अंदर ना। सर मैं ये पूछा था 3 जो आ रहा है ना, 3 तो उसको प्रिंट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपने प्रिंट ए के नीचे लिखा हुआ था ऊपर वाले एग्जाम्पल में, तो 3 क्यों अच्छा, कर रहा है? मैं बता देता हूँ। ये 3 इस वजह से कर रहा है, ये a की वैल्यू क्या है 9। अब यही a यहाँ पे जब ये f कॉल करोगे ये a क्या हो जाएगा, ये ओवरराइड हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये यही वाला a है जो बाहर डिफाइंड है, तो वो 3 हो गया है, तो इस वजह से 3 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है जावा सर। में ग्लोबल वेरिएबल्स होते नहीं है ना, हाँ जावा में ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं होते। ठीक है, हियर इंटरप्रेटर assumes that it is ग्लोबल। ठीक है, इंटरप्रेटर ने थोड़ी सी अपनी जहानत इस्तेमाल की है और उसने कहा है कि ये ग्लोबल है। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। ठीक है जी सर। ठीक है, अंबर ने क्वेश्चन पूछा था ना मेरा ख्याल है, सैयदा अंबर, तो आई होप कि ये क्लियर होगा। तो एक चीज़ और बता देता हूँ, डायमंड प्रॉब्लम ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है, लोकल और मैंने ग्लोबल का फ़र्क बता दिया, क्लास और इंस्टेंस का फ़र्क बता दिया, और अब जो है हम थोड़ा सा जो है डायमंड प्रॉब्लम को देख लेते हैं। एक क्लास है, ठीक है, उसमें मैंने सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू 3, सेल्फ डॉट वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक क्लास बी बनाई मैंने जो कि ए को इनहेरिट कर दिया। ठीक है, और पेरेंट को कॉल करा दिया मैंने। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्लास मैंने सी बना दी। अब डी बना रहा हूँ मैं जो कि ए और बी दोनों को इनहेरिट कर रही है। तो मैं कैसे लिखूंगा, एक सॉरी बी और सी को इनहेरिट कर रही है। अब मैं डी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब मुझे बताएं डी के पास जो है हुआ कुछ इस तरीके से है कि ये ए है, ए के पास एक्स और वाई दोनों है। ठीक है, अब बी है, बी के पास एक्स और वाई दोनों आएंगे ए से। बिल्कुल आएंगे। ठीक है, और सी के पास भी आएंगे एक्स और वाई ए से। ठीक है, अब जब मैं डी बनाऊंगा, डी के पास डी जो है बी और सी दोनों से इनहेरिट है।
डी को बी से एक्स वाई मिलेगा विरासत में, बिल्कुल, और सी से भी मिलेगा। और सी से भी मिलेगा, तो ये डायमंड प्रॉब्लम बन जाएगी। अब ये जो एक्स वाई इसके पास आएगा, ये किस वाले को रेफर कर रहा है, बी वाले को कर रहा है या सी वाले को कर रहा है? हालांकि ये दोनों एक ही है, एक ही को रेफर करना। ठीक है। तो ये दैट इज प्रॉब्लम इज कॉल्ड डायमंड प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर अवॉइड की जाती है। कोई क्वेश्चन है? सर प्रॉब्लम क्या है उसमें? वैल्यू तो सेम ही है, चाहे वो बी से ले या ए से ले। नहीं, अगर वो बी को बी के थ्रू चेंज कर रहा है, ये दो कॉपीज बन गई है ना, इस एक्स वाई की दो कॉपीज बन गई। अब वो बी के थ्रू चेंज कर रहा है, तो वो एक्स वाई को रेफर करेगा, तो बी वाली कौन सी है, सी वाली कौन सी है, कैसे पता चलेगा? ठीक है, मैं इसको अगर देखूं, क्योंकि सी में भी यही प्रॉब्लम होती है, जावा या सी शार्प ने जो है इसको ख़त्म कर दिया है। अगर मैं डी डॉट एक्स करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा? 3, ठीक है। और डी डॉट वाई प्रिंट करता हूँ तो 4 प्रिंट हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है सर? मुझे अभी भी प्रॉब्लम नहीं समझ आई। हाँ, इसको देखते हैं ना अभी। इसकी वजह से बड़ी एम्बिग्यूटीज आती हैं, ठीक है। अगर बी के अंदर हम ओवरराइट कर लें एक्स और वाई को, और सी में भी हो जाए, तो पता ही नहीं चलेगा वैल्यू कि बी से वैल्यू एक्स की आ रही है या सी की एक्स वैल्यू आ रही है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आते हैं इसके अंदर ना। तो मैं कहता हूँ कि ये उसको सारी ए से आ रही है। अच्छा, एक सेकंड ना, मैं बताता हूँ। इसको चेंज किया मैंने, x4 हो गया, ठीक है। और सी में जो है मैंने चेंज किया, x कर दिया। तो डी डॉट मैंने चेंज कॉल किया, ठीक है। अब ये कौन सा वाला चेंज चलेगा मुझे बताएं? सी वाला चलेगा या बी वाला चलेगा? सर बी। बी वाला चलेगा, क्यों? जी सर। डी ने जो है बी को भी इनहेरिट किया है और सी को भी इनहेरिट किया, तो कौन सा वाला चलेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है। जी बिल्कुल हो रही है। चलिए चेक करते हैं। मेरा ख्याल है जो पहले लिखा हुआ है ना, बी लिखा हुआ है पहले, तो बी वाला चलना चाहिए, ठीक है। बी इज रनिंग, यहाँ पे हम बी चेंज इज रनिंग, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं सी चेंज इज रनिंग, ठीक है। तो खैर ये प्रोग्रामिंग में ये शायद इसने यही बनाया हो, क्योंकि सी में मेरा ख्याल ऐसे ही होता है, जो पहले आएगा ना, जो पहले बी लिखा है आपने यहाँ पे, जो पहले नरेट हो रहा है उससे उठाएगा शायद, मेरा ख्याल है सी में ऐसे ही होता है। जी सी और में। तो देखते हैं कौन सा वाला चलता है। 20 चेंज, देखा वही हुआ जो मैं कह रहा था। पहली लेकिन वाली। ये एम्बिग्यूटी तो है ना, ये एम्बिग्यूटी है, प्रोग्रामर्स के लिए कंफ्यूजन है। कोड ऐसा होना चाहिए कि उसको देख के समझ में आए कि भाई क्या हो रहा है, बजाय इसको देख के कंफ्यूजन हो। तो इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो क्या कर दिया उसने, 4 कर दिया है, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। गेट, ठीक है, रिटर्न सेल्फ डॉट, अच्छा यहाँ पे मैं इसको
5 कर देता हूँ ना, सेल्फ डॉट एक्स, ठीक है। तो मैंने ए बनाया, ए में एक्स और वाई जो है 3 और 4 है, बी के थ्रू मैंने एक्स को चेंज करवा रहा हूँ और सी के थ्रू मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डी डॉट चेंज किया और डी डॉट गेट एक्स, गेट चेंज। तो बहरहाल इसने जो है चेंज तो सही करा है, क्योंकि यहाँ से बी के थ्रू चेंज करा है और सी के थ्रू जब वैल्यू उठाई तो वही वैल्यू आ गई है, ठीक है। जो चेंज बी के थ्रू करा था सी ने वो चेंज पिक कर लिया है, ठीक है। एक और मसला जो इसमें आएगा, मिसाल के तौर पर एक वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूँ और इसी में सी में भी जो है एक वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूँ नेम, ठीक है। अब मैं डी के थ्रू इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, तो क्या प्रिंट करना चाहिए इसको, डॉट नेम। तो आई थिंक कि जो पहला होगा उसको पिक करेगा वो पी का नेम चाहिए, ठीक है, नॉर्मल। लेकिन ये कंफ्यूजन है, तो इस वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जावा स्क्रिप्ट, सी शार्प, जावा, इन्होंने जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को प्रेफर नहीं किया है, ठीक है। इन्होंने ख़त्म कर दिया मल्टीपल इनहेरिटेंस। आज का आखिरी टॉपिक हम इनहेरिटेंस का यूज़ केस देखते हैं, ठीक है। यूजिंग इनहेरिटेंस टू एक्सटेंड फंक्शनैलिटी। इनहेरिटेंस की मदद से हम फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम जो है एक टाइम की एक्सेप्शन बनाते हैं, क्लास टाइम एक्सेप्शन। अब आप लोगों को पता है एक्सेप्शन जो है जब आती है तो क्या होता है, कोड जो है रुक जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सेप्शन की फंक्शनैलिटी है, उसको इम्प्लीमेंट करना आपके लिए इतना आसान नहीं है। कोड जिस लाइन पे एक्सेप्शन आई है वहाँ पे रुक के जंप करता है कैच में या फाइनली में, ठीक है। तो अगर हम इस फंक्शनैलिटी को खुद से इम्प्लीमेंट करते हैं तो कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे पास एक फॉर्चुनेटली एक्सेप्शन की क्लास मौजूद है, ये बुनियादी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कर रही है। अगर हमें कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी चाहिए तो उस बुनियादी फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल करते हुए कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी हम डाल देंगे इसके अंदर। तो एक्सेप्शन की क्लास को हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। और तो ये हमने एक टाइम एक्सेप्शन की क्लास बनाई और हम जो है एक टाइम की क्लास बनाते हैं, ओके। आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स लेगा, ठीक है। आवर्स, मिनट्स, सेकंड,
ठीक है, हम यहाँ पे चेक करते हैं इफ आवर इज लेस देन 0 या आवर ग्रेटर देन 23 हो तो हम जो है एक्सेप्शन रेस कर देंगे। अब कौन सी वाली एक्सेप्शन रेस करें हम एक्सेप्शन रेस करेंगे अपनी, ताकि पता चले कि ये हमारी आवर वाली एक्सेप्शन आ रही है या टाइम वाली एक्सेप्शन आ रही है, आवर्स मिनट्स या सेकंड में मसला है। जब एक्सेप्शन उस टाइप की होगी तो यूज़र को पता चलेगा कि अच्छा ये वाला एरर जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर सिंपल हम एक्सेप्शन थ्रो करा देंगे तो उससे ये क्लियर नहीं होगा कि कौन सी एक्सेप्शन जो है आ रही है। ठीक है, तो हम जो है न्यू टाइम एक्सेप्शन, न्यू तो नहीं आएगा, टाइम एक्सेप्शन और आवर वैल्यू इज इनकरेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से हम चेक करेंगे मिनट के लिए, मिनट जो है 59 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मिनट वैल्यू इज इनकरेक्ट। ठीक है, और इसी तरीके से सेकंड, सेकंड वैल्यू इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये सब कुछ सही हो तो सेल्फ डॉट आवर इज इक्वल टू आवर, सेल्फ डॉट मिनट इज इक्वल टू मिनट, सेल्फ डॉट सेकंड इज इक्वल टू सेकंड। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक टाइम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और मैं मिसाल के तौर पर वैल्यू देता हूँ 3:45 तो ये वैल्यू चलेगी। ठीक है, और साथ साथ जो है मैं और क्या ले सकता हूँ, जीएमटी भी ले सकता हूँ, नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, ये भी ले सकता हूँ, लेकिन वो आप लोग खुद कर लें। ठीक है, मैं सिर्फ अभी जो है चले जोन ले लेते हैं, कौन सा टाइम है। ठीक है ना, तो जोन जो है सेल्फ डॉट जोन इज इक्वल टू जोन, जोन या रीजन जो भी कह लें। अब मैं इसकी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को प्रिंट कराने के लिए क्या इस्तेमाल करूँगा, str। ठीक है, str इस्तेमाल करूँगा और मैं रिटर्न करा देता हूँ सेल्फ डॉट आवर मिनट और सेल्फ डॉट सेकेंड और उसके बाद जो है जोन। ठीक है, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, क्योंकि आवर मिनट जो है ये इंटीजर वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो मैं टाइम में जो है लेट्स सपोज प्रिंट कराता हूँ, तो क्या हो रहा है भाई, जोन इज नॉट डिफाइंड, सेल्फ डॉट जोन। तो ये आ गया 3:45 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, एक और काम करते हैं,
टाइम की वैल्यू मैं देने की कोशिश करता हूँ 25:45। क्या हुआ? अब ये देखें, हमारी एक्सेप्शन आ रही है, अपनी कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन जो हमने बनाई है, टाइम एक्सेप्शन आ रही है। क्या एक्सेप्शन आ रही है? आवर वैल्यू इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अपनी एक्सेप्शन हमने बनाई है। इसी तरीके से अपना बटन बनाना हो, अपना जो है अपनी लिस्ट बनानी हो, अपने टपल बनाना हो, अपनी तरह अपनी क्लास जो है आप बना सकते हो कस्टमाइज। टपल की बुनियादी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करके अपनी फंक्शनैलिटी डालना चाह रहे हो, अपनी लिस्ट बनाना चाह रहे हो, अपनी डिक्शनरी बनाना चाह रहे हो, तो क्या कर सकते हो आप? एक्सेप्शन, जिस तरीके से एक्सेप्शन को हमने जो है ओवरराइट किया है, इनहेरिट किया है, इसी तरीके से हम जो है किसी भी क्लास को एक्सटेंड करके एडिशनल फंक्शनैलिटी हम डाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों की? कोई क्वेश्चन? नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। अब इसको हैंडल कैसे करेंगे? इसको हैंडल करने का तरीका क्या है? ट्राई और एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट में हम जो है पीएसटी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, पीकेटी होता है वैसे, पीएसटी ये कह लें या पीकेटी कह लें, पीएसटी पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम होता है मेरा ख्याल है। ठीक है, जोन है, बस कुछ भी डाल दें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं कह सकता हूँ कि मैं इसको खुद से भी हैंडल कर सकता हूँ। एरर अकर्ड। ठीक है, तो अब मैंने एक्सेप्शन को ग्रेसफुली हैंडल किया है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टाइम एक्सेप्शन, तो ये टाइम एक्सेप्शन को ही हैंडल करेगा सिर्फ। ठीक है, एक्सेप्ट में आप जो नाम दोगे उस क्लास को स्पेसिफिकली उस तरह की एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ये कोड लिखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? मैंने यहाँ पे फाइनली लिखा है। अब मुझे बताएं क्या प्रिंट होगा। जी स्टूडेंट्स, बताइए मुझे क्या प्रिंट होगा। सर डन आ जाएगा। सिर्फ डन आएगा? दोनों यस चलेंगे। सर। दोनों चलेंगे। ठीक है, और अब क्या चलेगा अगर मैं इसको 20 कर दे रहा हूँ? डन आएगा फिर। डन आएगा। ठीक है, अब मुझे बताइएगा क्या आउटपुट आएगा। जी, पहले वाले ऊपर वाले का बताएं और नीचे वाले का सर बताएं ग्रेट सबको। और डन आएगा ऊपर, और नीचे सिर्फ डन आएगा। नीचे सिर्फ डन आएगा या ऊपर डन आएगा? देखो एल्स कब चलता है? जब एरर नहीं आएगा, जब एल्स चलता है। सर तो यहाँ पे क्या चलेगा? एन एरर ऑकर्ड और डन। ठीक है, डन। जी सर। यहाँ पे नीचे क्या आएगा? ग्रेट और डन आएगा। एरर तो आएगा ही नहीं। ठीक है, जी सर। एरर नहीं आया तो एल्स चल गया। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, अजर्ड। अजर्ड जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है बाज़ जगहों पे। ठीक है, वैसे तो इतना यूज़ नहीं होता ये,
लेकिन अजर्ट से भी जो है आप तो यहाँ पे हम एक्सेप्शन से काम नहीं चलाएंगे। तो अजर्ट आवर इज greater than equal to 0 and hour is less than equal to 23। ठीक है, इसी तरीके से अजर्ट जो है ना कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो प्रोग्राम से बाहर निकल आता है। ठीक है, तो अब मैं टाइम बनाऊं, ये असर्शंस पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इसको कहते हैं असर्शंस। ये जो है यूनिट टेस्टिंग वगैरह में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं अगर वैल्यू दूं आवर जो है 34 दे दूं, मिनट सही दे रहा हूँ मैं 34, सेकंड 34 एंड पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, तो असर्शन आ गई। ठीक है, असर्ट से भी जो है आप कोई कंडीशन जो है इन्फोर्स कर सकते हो। ठीक है, असर्ट में ब्रैकेट में कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन गलत हो गई तो क्या होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है आप लोगों के? असर्शन समझ में आई? जी स्टूडेंट्स, एक दफा रिपीट कर दीजिए assertion। असर्शंस में आप ब्रैकेट में जो है कंडीशन लिखते हैं, ब्रैकेट में कंडीशन लिखते हैं कि ये कंडीशन जो है सही होनी चाहिए वरना मेरा प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा। अगर ये कंडीशन गलत होगी तो प्रोग्राम आगे एरर नहीं थ्रो कर जाएगा, देगा। एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो ये असर्शंस के, तो असर्शंस के लिए आप ब्रैकेट में जो है कोड कंडीशन लिखते हो। ठीक है, जी सर। एक और चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन, तो एक क्लास है मेरे पास ऑथर की। ठीक है, init self dot name, first name is equal to first underscore name, self dot last name is equal to last underscore name। ठीक है, ऑथर की हमने जो है क्लास बनाई। ठीक है, और मैं क्लास बनाता हूँ बुक की। तो बुक में जो है बुक का टाइटल आएगा, ऑथर्स आएंगे और ईयर आएगा। ठीक है, सेल्फ डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, सेल्फ डॉट ऑथर्स इज इक्वल टू ऑथर्स, या एक ही ऑथर कर लेते हैं अभी, चलें। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ऑथर कौन है इस बुक का, सेल्फ डॉट ईयर इज इक्वल टू ईयर। ठीक है, और मैं जो है डिटेल्स प्रिंट कराना चाह रहा हूँ बुक की, या एसटीआर बना लेते हैं, चलें एसटीआर के थ्रू बुक की डिटेल प्रिंट कराते हैं। ठीक है, अब तो ये याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर का क्या काम है। ठीक है, तो प्रिंट कराते हैं, सॉरी यहाँ पे तो रिटर्न कराया जाता है सेल्फ डॉट टाइटल प्लस सेल्फ डॉट ऑथर डॉट फर्स्ट नेम और
डॉट ऑथर डॉट लास्ट नेम और सेल्फ डॉट पीयर। अच्छा, इसके बीच में हमें जो है स्पेस भी डालना चाहिए या कॉमा लगा दें, चले। ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जो हमारी बुक की क्लास है बुक की क्लास के अंदर ऑथर का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, बुक की क्लास के अंदर ऑथर का ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। यानी बुक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑथर का ऑब्जेक्ट बनाओगे और बुक को पास करना पड़ेगा। इस चीज़ को कहते हैं कंपोजिशन। ठीक है स्टूडेंट, इसको कंपोजिशन कहते हैं। अभी देखते हैं इसको कैसे काम करेगा। तो एक ऑथर बनाया, मिसाल के तौर पर रॉबर्ट लेफोर। ठीक है, एक बुक बना रहे हैं, इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। ठीक है, इसका ऑथर ए है और उसकी ईयर जो है 1999। तो एक बुक बन गई हमारी। अच्छा, रॉबर्ट लेफोर अलग अलग देना होगा हमने। एक और बुक बनाते हैं, सी, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। ये भी रॉबर्ट लेफोर ने लिखी है सन 2000 में। जो प्रिंट ए कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, सॉरी ए तो प्रिंट नहीं होगा, बी प्रिंट कराते हैं। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर जो है इंटीजर है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सी रॉबर्ट लेफोर सन 1999। तो बढ़ा दें अगर, ठीक है, और प्रिंट सी भी करा देते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस रॉबर्ट लेफोर सन 2000। तो ये हमारे पास, हमने एग्रीगेशन और कंपोजिशन को देख लिया। ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आप लोगों के स्टूडेंट्स, कि किस तरीके से एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, पॉइंट में हमने यही किया था, जो डिस्टेंस निकाला था शुरू में, जो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस निकालने का तरीक़ाकार। यहाँ पे भी हमने जो है, ये क्यू जो है एक और ऑब्जेक्ट है पॉइंट का। तो ये भी जो है एग्रीगेशन कंपोजिशन की मिसाल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आई होप के क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? जी स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, ऐसे ही होता है ना, इंसान की ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है कि एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर है, रैम है, हार्ड डिस्क है। ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर जो है फिर कुछ और चीज़ें हैं, लैपटॉप के अंदर कुछ और चीज़ें हैं। जी स्टूडेंट, ठीक है, हाँ या ना में तो जवाब दें। यस सर, क्लियर है। यस सर। क्लियर है। ठीक है, एक आखिरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं जाते जाते,
टाइम है अभी, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो मिसाल के तौर पर ये हमारी पॉइंट की क्लास है, इसी को ही उठाते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें सारी चीज़ें हटा ही देते हैं। रहने देते हैं x। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर की जगह पे, कॉपी कंस्ट्रक्टर एक्चुअली पाइथन में बन नहीं सकेगा आई थिंक। देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर मैं एक पॉइंट का ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ और नहीं बन सकता ना पाइथन में, कॉपी कंस्ट्रक्टर तो नहीं बनेगा डायरेक्ट। कॉपी का मैं वो बना सकते हैं हम मेथड, डीप कॉपिंग, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट। तो बना रहा हूँ मैं कॉपी का, ठीक है। ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के अंदर कॉपी करेगा। अभी हमने देखा था कि जब हम ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं तो असाइनमेंट करते हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें वैल्यू है 3 4, ठीक है, और मैं इसको मैं क्यू में डाल दूं, तो क्यू इज इक्वल टू पी करने से क्या हो रहा है कि ये दोनों कॉपी नहीं हुए, ये शैलो कॉपिंग है। दिस इज शैलो कॉपिंग, ठीक है। क्यों शैलो कॉपिंग है, ये रेफरेंस कॉपी हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअली इंटरनल जो है इनकी कॉपिंग नहीं हुई है। अगर मैं Q को चेंज करूंगा तो P भी चेंज हो जाएगा, अगर मैं P को चेंज करूंगा तो Q भी चेंज हो जाएगा। एग्री करते हैं इस बात से स्टूडेंट्स? ये शैलो कॉपिंग है ना, इनकी इंटरनल जो चीज़ें हैं वो भी कॉपी होनी चाहिए ना, असल में तो ये होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं डीप कॉपिंग के लिए क्या करूँगा, मैं Q डॉट पास कर दिया, मैंने Q को बोला Q में कॉपी कर दो P को। तो ये देख रहे हैं, जब ये कॉपी कॉल हो रहा है तो P के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं X और Y, वो Q के अंदर कॉपी हो रही है। Q का सेल्फ जो है, क्योंकि ये मेथड Q पे कॉल हो रहा है, तो सेल्फ डॉट एक्स का मतलब है Q का x और सेल्फ डॉट y का मतलब है Q का y। तो Q के x में P का x डाल दो, Q के y में P का y डाल दो। तो दिस इज डीप कॉपिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। वैल्यू चेक करते हैं, वैल्यू कॉपी हुई है, सही है नहीं हुई है। Q डॉट एक्स और Q डॉट y, तो देखें वैल्यू सही कॉपी हुई है। अगर मैं Q का x चेंज करता हूँ 9, तो देखते हैं P पे फर्क पड़ा है नहीं पड़ा। तो देखते हैं हम P पे फर्क पड़ा है नहीं पड़ा। P पे फर्क नहीं पड़ा, ठीक है।
क्योंकि डीप कॉपिंग हुई है, रेफरेंस कॉपी नहीं है कि दोनों एक ही चीज़ को आप रेफर कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग कॉपियाँ बन गई हैं। वैल्यू जो है उसकी इंटरनल चीज़ें कॉपी हुई है सारी। जी स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आई आप लोगों के कि किस तरीके से हमने इंटरनल कंटेंट्स को कॉपी किया है? जी, ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स? हाँ या ना में जवाब दें। तो Yes, काफ़ी sir. है, आज के लिए काफ़ी है इतना मेरा ख्याल है। तो आई होप कि जो है यू हैव नाउ अ गुड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको, अगर आप जावा सीखना चाहें जावा में भी आपको हेल्प करेंगे, ये सी शार्प सीखना चाहें उसमें भी हेल्प करेंगे, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही कॉन्सेप्ट्स इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी आप लोगों से डेटा साइंस के कोर्स में। अगर आप लोगों